नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? पहले वाले वीडियोस देखा, समझ में आया है, एक्टिविटीज किया, वेरी गुड। किया तो वेरी गुड, नहीं किया तो पहले वाले वीडियोस को देखो, पहले एक्टिविटीज करो, अच्छे से समझ आएगा, फिर ही तो आगे का समझ आएगा। ओके, तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था सॉलिड, लिक्विड, गैस, अलग अलग स्टेट्स देख लिया था। अब हमें ये पढ़ना है कि क्या मैटर स्टेट चेंज कर सकता है। तो ऑब्वियसली हाँ के ना, मैटर स्टेट चेंज कर सकता है। सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैस बन सकता है, वो तो हमें पता ही है। आइस को फ्रिज में से बाहर निकालो तो वो लिक्विड बन जाएगा, पानी बन जाएगा। उस पानी को उबालो तो वो गैस बन जाएगा, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। बट हमें सिर्फ इतना तो पढ़ना नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली ये 9th स्टैंडर्ड है मैम, हमें थोड़ी इतना पढ़ना है और आगे का पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है वो हम क्वेश्चन से देखते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? ये तो हमें पता है कि हाँ, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। सॉलिड स्टेट आइस है, लिक्विड स्टेट वाटर है, एंड गैस वाटर वेपर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? तो हम सबसे पहले ये जानने वाले कि मैटर के अंदर क्या होता है कि स्टेट चेंज हो जाता है। हमें अब तक जनरली जो हम रोज रेगुलर जो हम देखते हैं उस समय क्या पता चलता है कि बर्फ पिघल गया पानी में, पानी को बॉयल करते हो तो वो पेपर में कन्वर्ट हो गया। बट कैसे, क्या होता है उसके अंदर जिसकी वजह से वो पानी में पिघल रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। चलो, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, लाइक 2 से 4 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीजर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। -4, -16, कितना भी डिग्री सेल्सियस हम फ्रीजर के, अभी नए नए फ्रीजर के अंदर आप और भी शायद आगे के माइनस में टेम्परेचर रख सकते हो। तो आप बाहर निकाल के रखो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट? इसलिए वो पिघल रहा है। बट क्यों पिघल रहा है? टेम्परेचर बढ़ने से वो क्यों पिघल रहा है? ऐसा तो क्या हो रहा है उसके अंदर जो बर्फ पिघल के पानी बन रहा है या पानी बॉयल होने से वेपर बन रहा है, वो हम देखने वाले हैं। What happens to the particles of matter during the change of state? मैटर पार्टिकल से बना है, ये तो हमें पता है। छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना है। और उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? हाउ डज दिस चेंज टेक प्लेस? ये चेंज कैसे होता है, बस यही सब पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। दिस चेंजेस ऑकर ड्यू टू वेरिएशंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर वेरिएशन तो हमें पता है कि टेम्परेचर जब हम फ्रीजर से बाहर निकाल के रखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हम नहीं है, बढ़ जाता है, इसलिए वो पिघल जाता है। एक प्रेशर की वजह से भी होता है। तो सब हम करने वाले हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये एक एक्टिविटी से समझेंगे। ये एक्टिविटी मैं दिखाने वाली नहीं हूँ, आपको खुद को करना है ये चीज, क्योंकि आप रोज ऑलमोस्ट ये करते ही हो। फ्रीजर में से बर्फ निकाल के बाहर रखो तो क्या होगा? बहुत सिंपल सी चीज है। फ्रीजर में से बर्फ निकाल के बाहर रखो तो बर्फ पिघलने लगेगा धीरे धीरे। टेम्परेचर बढ़ गया इसलिए बर्फ पिघला। बट आगे का पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन। द आइस मेल्ट्स इनटू वाटर व्हेन द टेम्परेचर राइजेस। जो आइस है वो वाटर में मेल्ट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है। द हीट एनर्जी कॉजेज द आइस मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट फास्टर, ब्रेकिंग द बॉन्ड्स दैट होल्ड देम इन अ सॉलिड स्ट्रक्चर, टर्निंग देम इनटू लिक्विड। ओके, पहले से समझते हैं। हमें पता है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों छोटे पार्टिकल से बने, बराबर, राइट? छोटे पार्टिकल से ये तीनों चीजें बनी हुई है। और इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। याद आया? इन पार्टिकल्स को जुड़े रखने के लिए एक फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, जो इनको जोड़ के रखता है। सॉलिड में वो बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, और गैस में बहुत ही कम होता है। तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है? बट होता तो तीनों में है। तो जैसे ये आइस पिघल क्यों रहा है? क्योंकि इसको जब हमने बाहर निकाल के रखा, रूम टेम्परेचर पे बाहर निकाल के रखा, रूम टेम्परेचर मतलब तुम्हारे घर का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है? जब बाहर निकाल के हमने रूम टेम्परेचर पे रखा तो हीट एनर्जी इसको मिला। टेम्परेचर फ्रिज से तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है कि नहीं? बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसे हीट एनर्जी मिला। हीट एनर्जी बढ़ने के लिए हीट एनर्जी क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। याद आया? लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था हीट एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाता है। अब सुनना, ध्यान से सुनना, हीट एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो क्या होगा? क्या होगा? समझो सॉलिड है, समझो आइस है, उसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो क्या होगा? उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी क्या करता है?
उसके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको तोड़ देता है। अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ के वो दूर जाने लगता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं या मूव करते रहते हैं। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, पार्टिकल्स हमेशा मूविंग रहते हैं। तो जैसे बर्फ को हीट एनर्जी मिला, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो उसके अंदर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था। समझो ये दो पार्टिकल्स है, इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था। काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से और जल्दी जल्दी दूर 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 मूव होने लगा। तो जैसे ही वो दूर मूव होने लगा, उसके पार्टिकल्स दूर चले गए, तो वो पानी बन गया। जब साथ में तब थे तब वो बर्फ था, जब दूर चला गया तब वो पानी बन गया। और हीट एनर्जी, और उसको बॉईल करेंगे तो वो वेपर बन जाता है, वो और दूर जाएगा पार्टिकल, तो वो वेपर बन जाएगा। समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत इजी है। पूरे चैप्टर में इतना ही आपको समझना है कि जैसे हीट बढ़ता है, हीट बढ़ने से पार्टिकल्स के बीच में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी मतलब हर एक चीज मोशन में आ जाता है, मूव करने लगता है। तो मूव करने लगेगा तो पार्टिकल्स अपने अंदर के जो अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। अरे जाओ अट्रैक्टिव फोर्स, हमें दूर जाना है, तो वो दूर फ्रीली मूव करते रहता है। और हीट बढ़ाओगे तो और दूर जाएगा, और हीट बढ़ाओगे तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और दूर जाएगा पार्टिकल्स। इतना समझ आया? बस इतना समझ आया तो आपको आगे कुछ भी याद नहीं लगेगा, बहुत इजी है। तो हीट एनर्जी कॉजेज द आइस मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट फास्टर। आइस को हम हीट लगाएंगे या हीट नहीं भी लगाएंगे, रूम टेम्परेचर पे हीट ज्यादा है तो इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, ब्रेकिंग द बॉन्ड्स दैट होल्ड देम इन अ सॉलिड स्ट्रक्चर। उसके अंदर जो बॉन्ड्स है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड्स है, उसको ब्रेक कर देता है और वो दूर चला जाता है और वो लिक्विड में बन जाता है। बस इजी। नेक्स्ट, अब सेम तरीके से लिक्विड भी गैस में बदलता है। लिक्विड, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने लिख के रखा है ये आपके लिए है, आप एक बार करके देखना। रोज आप करते ही हो या किसी को देखते ही हो, तो अभी ये वाला एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर रहे। आप पानी को बॉईल करो गैस पे, पानी को बॉईल करो तो गैस वाटर वेपर निकलता है। तो सेम ना, सेम ही चीज हो रहा है यहाँ पे। पानी से वेपर कैसे बन रहा है? पानी को हीट दे रहे हो, पानी को हीट दे रहे हो, हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसके अंदर का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स वो ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने से पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं और दूर जा रहे हैं और वो गैस बन रहा है। सिंपल। हीट एनर्जी दे रहे हो, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी से अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होने से पार्टिकल्स फ्रीली और मूव कर सकते हैं और वो और दूर जा रहे हैं। तो इससे लिक्विड गैस में बदल जाता है। ठीक है। अब देखो व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। वही चीज लिखा है, एक एक लाइन। ये टेक्स्ट बुक का, ये सारे लाइन्स टेक्स्ट बुक के है। आपको एक एक लाइन समझाऊंगी। आपको देखो पढ़ना, आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, पढ़ना आपको पीपीटी में से नहीं है, पीपीटी में से आपको सिर्फ समझना है। मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनना है, बस समझने की कोशिश करना है। इसके बाद टेक्स्ट बुक खोलोगे तो सब कुछ आएगा। टेक्स्ट बुक का हर एक लाइन, ऑलमोस्ट हर एक लाइन मैंने यहाँ पे लिया है और मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। ठीक है, तो वो टेंशन आपको नहीं है कि यहाँ से समझ के। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि अगर मैं टेक्स्ट बुक के डिट्टो लाइंस नहीं लेती ना, ऊपर ऊपर से समझा देती, तो आपको टेक्स्ट बुक के लाइन समझने में प्रॉब्लम होता। तो मैं क्या कर रही हूँ कि ऊपर ऊपर से तो मैं आपको समझा ही रही हूँ, डिटेल में भी समझा रही हूँ और टेक्स्ट बुक के लाइंस भी आपको समझा रही हूँ। तो आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि हर एक लाइन मैंने समझाया है। चलो, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्या होता है? वही होता है, वही होता है जो अभी हमने सोचा। आपको इतना पता चल गया, हीट एनर्जी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स और जल्दी मूव करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, और मूव कर सकते हैं तो वो और दूर जाएंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, तो अब लाइन से समझ से आपको इजीली आ जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। जैसे सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ये लाइन समझ आया? हाँ। Due to increase in kinetic energy, particles start vibrating with greater speed. Kinetic energy बढ़ा तो particles अपने अंदर, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता नहीं सकती। ये बहुत छोटे छोटे माइनर पार्टिकल्स हैं जो हमें दिखने वाले नहीं है, नहीं दिखने वाले। हाँ,
तो ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट होने लगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो एनर्जी हीट से जा रहा है उस एनर्जी के लिए उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के अंदर, वो ओवरकम करता है, मतलब उसको ब्रेक कर देता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ तो अपना पोजीशन छोड़ के वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। A stage is reached when the solid melts and is converted into a liquid. एक स्टेज पे ये सॉलिड मेल्ट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड कब रहता है, जब नजदीक होता है, और जब वो दूर जाने लगता है तो ऑब्वियसली लिक्विड में बदलने ही वाला है। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point. अब ये आइस है, ये मेल्ट होके लिक्विड बनेगा, वाटर बनेगा, तो एक मिनिमम, एक सबसे कम टेम्परेचर, एक स्टार्ट टेम्परेचर चाहिए ना। समझो आइस को हम हीट कर रहे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो पिघलने लगेगा, तो वो जो पॉइंट है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। वो पॉइंट क्या बोलते हैं उसको, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट हो रहा है, तो वो जो टेम्परेचर है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स, बट हम थोड़ा आगे का पढ़ेंगे। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure. Atmospheric pressure मतलब हवा का प्रेशर। नॉर्मल जो हवा, ये थोड़ा ऐड किया है कि नॉर्मल हवा का प्रेशर जो है, हमारे सराउंडिंग में हवा है, ठीक है, वो नॉर्मल प्रेशर में जो आइस मेल्ट होके वाटर बन रहा है, वो मेल्टिंग, वो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। मिनिमम टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। अब आइस मेल्ट होके वाटर बन रहा है, तो उससे ये पता चल रहा है कि उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, वो कितने डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.15 केल्विन है। आपको लग रहा होगा अब तक तो हमने सेल्सियस पढ़ा था, हाँ सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, दोनों टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट्स है। इसको क्या बोला जाता है, केल्विन, ठीक है, केल्विन, ये याद रखना, 273.15 केल्विन। The process of melting, that is change of solid to liquid, is called fusion. अब सॉलिड जो मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फ्यूजन बोलते हैं। क्या कहते हैं, हम फ्यूजन बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, एक तो हीट करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से पार्टिकल्स के बीच का स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ने से उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक हो रहा है और पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। और फिर मिनिमम टेम्परेचर, अब मेल्टिंग पॉइंट देखा, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन। और फ्यूजन क्या है, सॉलिड जब लिक्विड में बनता है, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट गो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सॉलिड है, ये मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, बराबर। सॉलिड जो आइस है, ये समझो आइस है, सॉरी ये आइस है, ये मेल्ट हो रहा है वाटर में। तो जब मेल्ट हो रहा है, आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है। तो जब मेल्ट होके पानी बन रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं होता है ज्यादा, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये याद रखना कि सॉलिड जब मेल्ट हो रहा है पानी में, तो जब तक मेल्ट हो रहा है वो 0 डिग्री सेल्सियस का भी होता है, वो पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब कैसे होता है, क्यों होता है, अब ध्यान से सुनना। टेक्स्ट बुक में ये सारे लाइंस सेम टू सेम नहीं दिए हुए हैं, ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये स्लाइड्स बनाए हैं। यहां से समझ आ गया, टेक्स्ट बुक इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हीट एनर्जी एंड आइस, क्या करेंगे, व्हेन यू ऐड हीट टू आइस, जब आइस को हीट लगता है, तुम रूम टेम्परेचर पे रखो या तुम आइस को बॉईल करो, हीट लगाओ, गैस करो, कोई बात नहीं। तो जैसे उसको हीट मिलता है, आइस सबसे पहले, ये प्रोसेस है, ठीक है, इसको याद रखना, सबसे पहले हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, इसके अंदर हीट एनर्जी जाएगा। When the ice is melting, you might notice the temperature does not go up. तब जब आप टेम्परेचर नापोगे तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, ऊपर नहीं जाता, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इस स्टेज पे जब आइस मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है।
Even though ice and water can be at the same temperature, the particles in water have absorbed additional energy. अब आइस एंड वाटर दोनों का टेम्परेचर तो हमें पता चल गया सेम है। अब वाटर में, पानी में एनर्जी ज्यादा होता है, पानी में एनर्जी ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने ज्यादा एनर्जी लिया टू चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। अब हर चीज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी का कुछ नहीं हो सकता, बिना एनर्जी के कुछ नहीं हो सकता। तो जब सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, आइस मेल्ट हो रहा है वाटर में, तो वाटर ने वो एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया, तो पानी में आइस के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी आ गया। क्योंकि मेल्ट होने में आइस ने एनर्जी लिया, मेल्टिंग में उसने एनर्जी लिया, अब वो एनर्जी वो पानी में आ गया, तो ज्यादा एनर्जी आ गया उसके पास। समझ में आया? दिस एक्स्ट्रा एनर्जी अलाउज द पार्टिकल्स इन वाटर टू मूव फ्रीली। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से उसके वो फ्रीली मूव कर सकते हो। एनर्जी कौन सा है जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकता है? काइनेटिक एनर्जी। हीट बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। हीट कर रहे हैं आइस को, तो आइस के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया और वो पानी में चला गया। अब पानी में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया है कि नहीं? तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आया? हीट इज हिडन। जब आइस पानी में मेल्ट हो रहा है तो पानी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, तो बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो हीट जो है, वो जो हीट पानी को लग रहा है वो हिडन है, वो छुपा हुआ है, पढ़ते हैं। द हीट अब्सॉर्ब बाय द आइस इज यूज्ड टू चेंज आइस इनटू वाटर। आइस हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, आइस हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। वो अब्सॉर्ब करके क्या कर रहा है? वो खुद को मेल्ट कर रहा है पानी में, ठीक है, बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वो हीट पानी में डायरेक्ट जा नहीं रहा है। देखो समझो, वो हीट अगर पानी में जाता ना तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता, बट वो हीट आइस ले रहा है एक काम करने के लिए। तो जब तक वो मेल्ट हो रहा है तब तक वो पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सेम रहेगा। वंस मेल्ट हो गया तब से पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या सीखा हमने? आइस बाहर रख दिया या हीट कर रहे, तो आइस ने हीट अब्सॉर्ब किया और खुद को मेल्ट कर रहा है। तो जब तक वो मेल्ट कर रहा है पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो उस एनर्जी को ले रहा है मेल्ट करने में, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं। तो जैसे ही अपने आपको उसने मेल्ट कर दिया, उसके बाद तुम हीट लगाओगे तब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आया? इतना इजी है। अब ये हीट जैसे कि पानी का टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा है, ये हीट आइस यूज कर रहा है, इसलिए इस हीट को बोला गया है लेटेंट हीट या हीट इज हिडन। ये हीट हिडन है, मतलब छुपा हुआ है। सिंस द टेम्परेचर डज नॉट राइज दिस प्रोसेस, वी से द हीट इज हिडन। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस एनर्जी इज हिडन इन द लिक्विड वाटर, गिविंग इट्स पार्टिकल्स मोर एनर्जी देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब आइस जो होता है वो मेल्ट कर रहा है खुद को पानी में, तो मेल्टिंग के टाइम तक पानी का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इसीलिए है क्योंकि आइस जो हीट एनर्जी ले रहा है वो सिर्फ खुद को ऑब्जॉर्व कर रहा है, और वो खुद हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है और पानी में मेल्ट हो रहा है। तो इसलिए तब तक जब तक मेल्ट हो रहा है दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है, हिडन है। और इसलिए इस हीट को क्या बोला जाता है? हिडन हीट और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो आगे हम पढ़ेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू, ये तो हमने पढ़ा कि वाटर के पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी होता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ जाता है उसके अंदर, इसलिए ज्यादा एनर्जी होता है जिसकी वजह से पानी मूव कर सकता है बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो हिडन हीट है, ये जो हीट छुपा हुआ है, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब ये 1 kg वाला क्या है कि 1 kg क्यों लिखता है? वो मेजरमेंट इजी करने के लिए, इधर तुम 100 भी लिख सकते हो, ठीक है, बट 1 kg एप्पल का प्राइस इतना है तो 10 kg का प्राइस कितना है, ये इजीली समझाने के लिए आपको यहाँ पे 1 kg दिया हुआ है। बाकी आपको समझ में आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? हिडन हीट। आइस मेल्ट हो रहा है, आइस हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है और मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होकर पानी बन रहा है, तो इसी हीट एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर रहा है और पानी बना रहा है। पानी में ज्यादा एनर्जी है क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, बट ये हीट एनर्जी पानी का टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा है क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये हिडन हीट है,
ओके चलो नेक्स्ट, लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस। लिक्विड कैसे गैस में बनता है वो पढ़ेंगे, उसको क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन। वेपर में बन जाता है ना, पानी बॉयल करते हैं तो वो वेपर में बन जाता है। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्ट। सेम प्रोसेस है, हीट एनर्जी पानी में डालो तो उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे। द इंक्रीज इन मोशन इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। क्यों मूव करते हैं, क्यों जल्दी मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट होता ही है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। एट अ सर्टेन टेम्परेचर द पार्टिकल्स मूव सो फास्ट दैट दे कैन ब्रेक फ्री द अट्रैक्टिव फोर्स। एक ऐसे टेम्परेचर पे वो अपने अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करेंगे और दूर दूर भाग जाएंगे। द टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड जिस पॉइंट पे बॉयल होना शुरू होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू टर्न इनटू गैस। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है और गैस फॉर्म में वेपराइजेशन हो जाता है। तो इसको एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हवा का प्रेशर जो नॉर्मल होता है, अभी तुम जिसमें बैठे हो, हम जिसमें बैठे हैं, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपको समझ आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है? हवा का एक प्रेशर हम पे होता है। जैसे तुम अपने ऊपर 10 ब्लैंकेट ओढ़ लो, 10 के 10 चादर ओढ़ लो, तो तुमको कितना भारी लगेगा, एक प्रेशर लगेगा अपने बॉडी के ऊपर। सिमिलरली हवा भी अपने चारों बाजू है ना, तो उसका भी एक प्रेशर है, तो वही प्रेशर बताया गया है यहाँ पर। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन। अब ये क्यों बल्क फेनोमेनन ऐसा वर्ड क्यों दिया है? बिकॉज पार्टिकल्स थ्रू द एंटायर लिक्विड गेन मोर एनर्जी एंड टर्न इनटू गैस। मतलब लिक्विड जब बॉयल होता है, पानी जब बॉयल हो रहा है, टबट 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 ये बबल्स फॉर्म हो रहा है, तो इसके अंदर ज्यादा एनर्जी आ जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाता है, जिसकी वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन बोला गया है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी देखो सिमिलर है, पढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या है? लिक्विड गैस में बनता है, लिक्विड गैस में बनता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में सॉलिड लिक्विड बन रहा था, ठीक है, इसमें लिक्विड गैस में बनता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट पे, एक टेम्परेचर पे, जिसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, उस बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड गैस में बन रहा है, उस बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। समझ में आया? गुड। दिस हीट एनर्जी डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। अब ये जो हीट एनर्जी है वो टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है। बिकॉज क्योंकि टेम्परेचर को चेंज क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि शायद वो हीट एनर्जी कोई और काम में लग गया है, टेम्परेचर को बढ़ाने के काम में नहीं, कुछ और काम में यूज हो रहा है। किसमें यूज हो रहा है? टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ये लिक्विड से जब गैस में बदल रहा है तो लिक्विड के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो ब्रेक हो रहा है, उसमें ये हीट एनर्जी यूज हो रहा है। तो कहाँ टेम्परेचर बढ़ाएगा? जब बेचारा यहाँ पे यूज हो रहा है, तो एक चीज दो जगह पे यूज नहीं हो सकता, एक इंसान दो जगह पे रह नहीं सकता। तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है तो वहां पर टेम्परेचर कैसे बढ़ाएगा? जब यहाँ पे यूज होना खत्म हो जाएगा, जब लिक्विड से गैस में पूरी तरीके से बदल जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर वो इंक्रीज कर सकता है। सेम टू सेम यही है। पार्टिकल्स इन स्टीम, स्टीम के पार्टिकल्स मतलब वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस का होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। हैव मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स इन लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जो गैस होता है, जो वाटर वेपर होता है, उसके पास ज्यादा एनर्जी होता है, क्योंकि वो और अच्छे से मूव कर सकता है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, हीट देने की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाता है और वो और अच्छे से कहीं भी अपने मन मर्जी का घूम सकता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन स्टीम हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया, अब वो आराम से घूम सकता है। एक दिन आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया तो थोड़ा टाइम आराम कर सकते हो। सिमिलरली इसने बहुत ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व किया, इसलिए वो बहुत दूर 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 जा सकता है। एंड दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये एनर्जी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में है, छुपा हुआ है, ये हीट छुपी हुई है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज। अभी 1 kg सब में लगा देना, ठीक है, डेफिनेशन लिखते टाइम 1 kg लगा देना, ठीक है। तो कितना हीट एनर्जी हमें चाहिए 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए?
1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए कितना हीट एनर्जी चाहिए, कितना हीट एनर्जी चाहिए एट atmospheric pressure at its boiling point. Latent heat of vaporization is the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. ठीक है, और solid changing directly to gaseous state. अब कुछ कुछ सॉलिड्स हमारे घर में भी एग्जांपल्स आप बता सकते हो कि सॉलिड कैसे गैसेस स्टेट में डायरेक्टली चेंज हो सकता है? सोचो, तुम यूज करते ही होंगे, तुम्हारे घर में पूजा पाठ में यूज होता है वो चीज जो सॉलिड होता है और डायरेक्टली उसको बाहर रख दे तो वो गैस फॉर्म में चला जाएगा, उड़ जाएगा। कपूर, एयर फ्रेशनर, जो सॉलिड एयर फ्रेशनर बाथरूम में लटकाते या बाथरूम में मोस्टली होता है, वो सॉलिड एयर फ्रेशनर, उसको बाहर रखो, कुछ टाइम के बाद वो हवा हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो इसमें हो जाता है ना कि सॉलिड एयर फ्रेशनर है तो वो सॉलिड से डायरेक्ट उड़ गया, मतलब गैस फॉर्म में चला गया। कपूर, कपूर को बहुत टाइम तुम बाहर रख दो तो उड़ जाता है, वो गैस फॉर्म में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक का ये मैंने उठाया है, सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे देखते हैं ये क्या एक्सपेरिमेंट क्या है। टेक सम कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, ये चाइना डिश है, इसके ऊपर रख दो। पुट एन इन्वर्टेड फनल, फनल को उल्टा करके रख दो इसके ऊपर, चाइना डिश के ऊपर, और यहाँ पे कॉटन प्लग डाल दो। नाउ हीट इट, नीचे से देखो हीट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ये जो कैम्फर है, मतलब ये सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, कोई बीच का स्टेट नहीं आ रहा है, लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपने हमेशा कपूर देखा होगा। नैप्थलीन बॉल्स भी ऐसे होते हैं, कपड़ों में रखा जाता है नैप्थलीन बॉल्स, ये देखो, ठीक है। तो उसको भी तुम कपड़ों में रख दोगे, काफी टाइम के बाद वो उड़ जाता है गैस फॉर्म में, वो फिर पहले पानी बनता है फिर वो गैस बनता है, ये सब चीजें नहीं होती है। तो ये जो सॉलिड टू गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। देखो, जब इसको हीट कर रहे हैं ना, तो ये जो इन्वर्टेड फनल है ये वापस से थोड़ा ठंडा है, ये डिश के कंपैरिजन में ये ठंडा है, तो ये जो स्टीम जा रहा है यहाँ पे जाके ये वापस से यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब गैस फिर से सॉलिड बन रहा है, ठीक है, गैस फिर से सॉलिड बन रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये डिपोजिट हो रहा है, डिपोजिशन बोलते हैं। सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन। और ये एग्जांपल्स है कुछ, सॉलिड एयर फ्रेशनर्स, नैपकिन, वो लिक्विड एयर फ्रेशनर भी होता है, वो नहीं, सॉलिड वाला। कैम्फर लेफ्ट ओपन स्लोली सब्लिमेंट्स इनटू एयर, कैम्फर को तुम बाहर रख दो, तुम्हारे घर पे होगा कपूर, तो थोड़े दिन के लिए बाहर रख दो, देखना छोटा 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 होता जाएगा और फिर गायब। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर, अभी तक हमने क्या देखा था? टेम्परेचर देखा था, अब प्रेशर कैसे चेंज कर सकता है किसी चीज को, चलो देखते हैं। What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? प्रेशर डाल के हम एक सिलेंडर में गैस भर सकते हैं, हमने पहले देखा था। हाँ, हमारे गैस सिलेंडर में होता है, घर के गैस सिलेंडर में होता है, प्रेशर डाल के उसको गैस सिलेंडर में भरा जाता है, तो बहुत सारा गैस तुम छोटे जगह में रख सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन में काफी इजी होता है, नहीं तो इतना गैस कैसे पकड़ के लाएंगे, राइट। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है? बाय प्रेशर अप्लाई करके हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर को नजदीक ला सकते हैं। देखो, ये एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ठीक है, इसे दबा रहे हैं तो गैस को और नजदीक, इसके पार्टिकल्स को और नजदीक लेके आए। पहले ये दूर था, नजदीक आए, यहाँ पे एकदम नजदीक आ गया, तो प्रेशर डाल के हम गैस को नजदीक ला सकते हैं। गैस का टेम्परेचर तुम रिड्यूस करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। पता है वो बॉटल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, वो बॉटल हमने बाहर रखा था, वाटर बॉटल फ्रिज में से निकाल कर हमने बाहर रखा था, तो कैसे बॉटल के बाहर पूरा पानी पानी आ गया? क्यों? क्योंकि वाटर वेपर, जो एयर में वाटर वेपर था, वो उस बॉटल के, ठंडे बॉटल के कांटेक्ट में आया, तो गैस को टेम्परेचर जब कम मिला, लो टेम्परेचर मिला, तो वो लिक्विड बन गया, ठीक है, वही वाला एक्सपेरिमेंट है। बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, गैस को लिक्विड बना सकते हो, लिक्विफाई मतलब लिक्विड बना सकते हो। व्हेन सॉलिड CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर gets converted directly into gaseous state। अब देखो, ये मैं समझाती हूँ आपको क्या है। देखो, पढ़ते हैं लाइन टू लाइन क्या लिखा है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ड्राई आइस, सूखा आइस। जब उसको हाई प्रेशर डालकर स्टोर किया जाता है तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में स्टोर हो जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, प्रेशर डाल के उसे हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, और जब वो प्रेशर निकल जाता है ना,
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से जब प्रेशर निकल जाता है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में बदल जाता है, तो बीच का कोई स्टेट नहीं आया, गैसियस स्टेट में बदल जाता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। वो फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे करने से उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको स्प्रे करने से ड्राई आइस निकलता है, ठीक है। So we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर एंड टेम्परेचर देने से मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है, वो सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। बट बच्चे लोग, मैंने जो आपको फायर एक्सटिंग्विशर वाला बात बोला था उसमें सेम ये सिमिलर प्रोसेस नहीं होता है, उसमें थोड़ा अलग होता है, बट आपको यही समझना है, ठीक है। जो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको समझना है, मैंने एक लाइन एक्सप्लेन कर दिया है। चलो, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। सॉलिड से जब लिक्विड बदलता है तो उसे हम मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को हम इवापोरेशन कहते हैं, और सॉलिड से गैस में बदलने को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ा है। सॉलिड से गैस में बदलने को हम सब्लिमेशन बोलते हैं, गैस से सॉलिड में बदलने को डिपोजिशन बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड में बदलने को मेल्टिंग कहा जाता है, लिक्विड से सॉलिड को फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस इवापोरेशन एंड गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है। इस डायग्राम को 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद हो जाएगा। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब केल्विन में दिया है, मैंने बताया था कि केल्विन और सेल्सियस दोनों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ कन्वर्जन। अब फर्स्ट ए वाला करते हैं, 300 K है ना, तो सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। आपको केल्विन में दिया हुआ है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला है सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। और अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ होता तो फॉर्मूला आप चेंज कर सकते हो ना। अगर आपको केल्विन फाइंड करना है, सेल्सियस आपको गिवन था, तो क्या करोगे, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। कोई भी एक याद रखो, तो सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, दैट इज इक्वल टू केल्विन कितना है, 300 है फर्स्ट ए वाला, माइनस 273, 300 माइनस 273 127 डिग्री सेल्सियस। हमें सेल्सियस में चाहिए, इसलिए यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखना पड़ेगा। अब बी वाला क्या है, 573 K, तो सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, केल्विन 573 K है माइनस 273, 573 माइनस 273 कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस लिखना भूलना नहीं है, आधा मार्क्स या 1 मार्क्स कट कर देंगे टीचर, तो बहुत इजी है, फॉर्मूला याद रखो। अब क्वेश्चंस फटाफट से कर लेते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर स्टीम में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, वाटर वेपर में बदल जाएगा। 250 डिग्री सेल्सियस पे वो गैस ही होगा ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बॉइल हो के वो आगे का टेम्परेचर वो गैस बन जाएगा। समझ में आया, वाटर बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पानी भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, क्योंकि वो बॉइल भी हो रहा है, गैस में भी फॉर्म हो रहा है। और टेम्परेचर में वो गैस ही होगा, वो फिर पानी रहेगा ही नहीं। 250 पे 100 के बाद वो पानी रहेगा ही नहीं। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये हमने 10 बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, तो चलो फिर से पढ़ लेते हैं। वही क्वेश्चन है कि जब स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है, क्यों सेम रहता है। कांस्टेंट मतलब सेम, क्यों टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब हमने पढ़ा था, वही आपको लिखना है। समझ में आया, क्योंकि हीट यूटिलाइज होता है, हीट यूटिलाइज होता है, तो ये मैं आपको समझाऊं, ठीक है, समझा देती हूँ। Because the heat energy necessary to change the state of matter is used to break the intermolecular interactions. Heat energy कहाँ पे यूज हो रहा है, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस या अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने में। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एंड इंटरैक्शंस एंड अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए द टेम्परेचर इज सेट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो वो टेम्परेचर उसी में, वो हीट उसी में यूज हो जाता है, वो बेचारा किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पाता। बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड इज एडिक्वेट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्टेट ऑफ मैटर, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये हीट यहाँ पे यूज हो रहा है, इससे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि हीट जो तुम दे रहे हो वो सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रहा है, बाकी का हीट तुम दे नहीं रहे हो, उतने हीट में उतना ही मिलेगा। तो और हीट देना पड़ेगा। अगर आइस से वाटर बदल रहा है तो बदलते टाइम उतना समय क्या होगा,
टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जैसे बदल जाएगा तब हीट वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। समझ में आया? ठीक है। एज ए रिजल्ट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इन शॉर्ट हीट इज यूटिलाइज्ड इन लेटेंट हीट कन्वर्जन। हीट हिडन है यहाँ पर और वो यूटिलाइज हो रहा है कहाँ पे? लेटेंट हीट ऑफ कन्वर्जन में। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। अब गैस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? जब गैस के पार्टिकल्स को हम साथ में लाएंगे, ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा था हमने, पास लाएंगे तो हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। So atmospheric gases can be liquefied either by decreasing temperature or by increasing pressure. तो इधर तुम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, वो बॉटल फ्रिज में से बॉटल बाहर निकाल के, मैंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट आपको दिखा दिया था, और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर को इंक्रीज कर दो। चलो नेक्स्ट, चलो इवापोरेशन हमें पता है कि पानी, नदी का पानी सूखता है, लेक का पानी सूखता है, इवापोरेट होता है। वाटर साइकिल हमने बचपन से 3rd 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, क्या है वाटर साइकिल, तो वही हमको थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ना है। We know that particles of matter are moving and never at rest. कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट में नहीं होते। ठीक है? At a given temperature in gas, solid or liquid, there are particles with different amounts of kinetic energy. देखो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, उन तीनों में काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट अलग अलग होता है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में एक अमाउंट, मतलब इतना काइनेटिक एनर्जी होता है, लिक्विड में बढ़ जाता है, गैस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, इसलिए वो दूर दूर है, फ्रीली मूव कर सकता है। सॉलिड में सबसे कम, राइट? हाँ। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. देखो वेपर क्यों बन रहा है? अब ये नदी है, तो ये सरफेस वाटर है, जो ऊपर का पानी है उसको हम सरफेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सरफेस। अब सरफेस वाटर पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा हुआ रहता है, इसको ज्यादा हीट मिलेगा। अब सन इधर है तो सबसे पहला हीट इसी को मिलेगा, तो हीट मिलने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो बढ़ने से ये धीरे धीरे वाटर वेपर फॉर्म होता जाएगा। सेम सिमिलरली सिंपल प्रोसेस है। सन का हीट मिल रहा है, हीट मिलने से सरफेस वाटर को सबसे पहले हीट मिल रहा है, तो जिसको सबसे पहले मिलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले बढ़ेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो वाटर किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में कन्वर्ट हुआ, और गैस मतलब क्या? वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, इवेपोरेशन हो गया। दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। जो बॉइलिंग पॉइंट पे जो लिक्विड गैस वेपर में कन्वर्ट होता है, ये देखो वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन में फर्क क्या है? वेपराइजेशन में भी लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, बट बॉइलिंग पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। बट इवेपोरेशन में भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बट बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, उससे कम टेम्परेचर में ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको कहा जाता है इवेपोरेशन। ठीक है? फर्क क्या है कि लिक्विड गैस में दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, बट बॉइलिंग पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जब कन्वर्ट हो रहा है उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस से कम में जब कन्वर्ट हो रहा है उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन तो हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, तो समझ में आ गया ये? चलो नेक्स्ट। अरे यार, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इवेपोरेशन को भी अफेक्ट करते हैं? हाँ, हर चीज को कुछ ना कुछ अफेक्ट तो करता है। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो अब ये सरफेस एरिया, ये पानी है, इसका ऊपर का सरफेस का एरिया ज्यादा है। अब ये पानी है, इसका सरफेस का एरिया कम है, इसके कंपैरिजन में ये कम है। ठीक है? तो इवेपोरेशन कहाँ पे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब सरफेस का एरिया, ऊपर का एरिया, और इसका सरफेस एरिया कम है। समझ में आया? तो इनके जैसे सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या? एयर में वाटर वेपर का होना, एयर में वाटर वेपर का होना। तो जितना वाटर वेपर कम होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जितना वाटर का वेपर कम होगा एयर में उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड। हवा का स्पीड जितना जल्दी होगा उतना जल्दी तो इवेपोरेट होगा। भी ये गैस जा कैसे रहा है? हवा से जा रहा है। पानी गैस कैसे बन रहा है और ऊपर कैसे जा रहा है? हवा की मदद से। तो जितना जल्दी हवा जाएगा उतना जल्दी वो इवेपोरेट होगा। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो जल्दी विंड के साथ ट्रैवल करता रहेगा। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। उससे सराउंडिंग में वाटर वेपर भी कम होता रहता है, क्योंकि हवा से पानी सूखता है। अब ये वाला लाइन नहीं समझा है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अब एयर में अगर वाटर वेपर बहुत ज्यादा है तो इवेपोरेशन जल्दी होएगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि पानी इतना है
तो इवेपोरेशन होगा कैसे? सन से हीट आ रहा है, समझो वाटर वेपर बहुत कम है एयर में, तो जल्दी जल्दी पानी सूखता रहेगा। अब वाटर वेपर की वजह से वो जल्दी सूखने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी एयर में भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो पानी पानी हो गया। तो इतना पानी की वजह से इवेपोरेशन जल्दी हो नहीं पाता, इवेपोरेशन लेट होता है। चलो नेक्स्ट, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? कूलिंग, चलो मुझे कुछ एग्जांपल्स बताओ कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होता है। पहले तो ये पढ़ लेते हैं, फिर तुम मुझे एग्जांपल्स बताओगे कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होता है। चलो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अगर कोई वेसल ओपन है, उसके अंदर लिक्विड है, तो धीरे धीरे इवेपोरेट होता जाएगा। कैसे? तुम कोई तपेली, तपेला, पतेली, पतेला, एक उसमें थोड़ा सा पानी ले लो और बाहर रख दो। धीरे 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 कुछ टाइम के बाद पानी सूख जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। वो बॉइलिंग पॉइंट पे आके नहीं सूखेगा, वो वेपराइज नहीं होगा, वो इवेपोरेट होगा। The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. अब ये पानी तो इवेपोरेट हो गया, ऊपर का सरफेस का पानी तो इवेपोरेट हो गया, तो बाकी का जो पानी है ना, वो आजू बाजू का एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, मतलब अंदर अपने अंदर लेगा। आजू बाजू का एनर्जी वो रीगेन करेगा, अपने अंदर लेगा, जिससे समझो हीट एनर्जी इस पानी ने ले लिया, तो आजू बाजू में तो ठंडक हो गया ना। समझो तुमने पानी यहाँ पे रखा, वो पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है। पानी जहाँ पे जैसे मटके में भी पानी ठंडा रहता है। इसका एग्जाम्पल, इसका रीजन पहले छोटा धीरे धीरे समझते हैं। ये पानी है, अब ये पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है, तो बाकी का जो पानी बच रहा है वो आजू बाजू का हीट एनर्जी ले रहा है। इवेपोरेट होने के लिए भी तो हीट एनर्जी चाहिए ना। हीट एनर्जी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो वो मूव करेगा ना। समझ में आ रहा है? हीट एनर्जी आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो वो गैस फॉर्म होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो ऊपर का सरफेस का पानी काइनेटिक एनर्जी से इवेपोरेट हो रहा है, तो अंदर जो पानी है वो आजू बाजू का हीट एनर्जी ले रहा है। तो आजू बाजू का जब हीट एनर्जी ले रहा है, तो हमें बाजू में बहुत ठंडक लग रहा है, क्योंकि बाजू का हीट एनर्जी तो पानी ने ले लिया, तो यहाँ पे ठंडक हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो ऊपर वाले सरफेस का पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया, तो बाकी पानी ने आजू बाजू का हीट एनर्जी ले लिया। अब हीट एनर्जी से वो डायरेक्ट इवेपोरेट होने लगता है, तो बचा हुआ पानी बचे हुए सराउंडिंग का हीट एनर्जी लेगा, सराउंडिंग का बचा हुआ हीट एनर्जी लेगा, फिर और ठंडक होते रहेगा। इस तरीके से कूलिंग होता है इवेपोरेशन। समझ में आया? दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। ये हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होने से सराउंडिंग कोल्ड हो जाता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम? अब एसीटोन क्या है कि अभी मैं एसीटोन तो तुम भी एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, ठीक है। बाकी वो नेल पेंट रिमूवर जो होता है ना, वो डब्बे में मिलता है। नेल पेंट रिमूवर बॉटल में, बॉटल में मिलता है। वो बॉटल अगर आपके पास है, लड़कियों के पास है, या आपके मम्मी के पास, बहन के पास है, तो थोड़ा हाथ में डाल के देखना। लड़कियों के पास होता ही है, हाथ में डाल के देखना, वो ठंडा 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 लगता है। क्यों? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू कूल। तुमने एसीटोन डाला, इसने सराउंडिंग का हीट एनर्जी लिया और इवेपोरेट हो गया, ले लिया, उसकी वजह से तुमको तुम्हारे पाम पे ठंडा ठंडा लगता है। तुमने एसीटोन डाला, इस एसीटोन ने सराउंडिंग का हीट एनर्जी लिया और उड़ गया, गैस बन गया। तो हीट एनर्जी तो उसने ले लिया ना, तो अब तो ठंडा हो गया ना, तो वही ठंडा तो तुम्हारे हाथ पे लगता है। बस इतना इजी है। समर सीजन में काफी सारे लोग अपने छत पे ठंडा पानी छिड़कते हैं, जिससे कूलिंग रहता है। ठंडा पानी छिड़कने से यही कॉन्सेप्ट है कि ठंडा पानी छिड़को तो पानी तो इवेपोरेट हो गया, बाकी का हीट उसने अब्सॉर्ब कर लिया, इवेपोरेट हो गया, अब आजू बाजू में ठंडक रहता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यूरिंग इवेपोरेशन? ये एग्जांपल्स तुमको आए नहीं आए, मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। स्वेटिंग से भी हमारा बॉडी ठंडा होता है। बहुत स्वेट करने के बाद बॉडी ठंडा होता है, क्योंकि अंदर का हीट निकल जाता है। एक और एग्जांपल आपको मुझे बताना है, कमेंट में मुझे बताना है, सोच के बताओ, कोई बात नहीं आए कोई बात नहीं, आए तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बताओ, या सर्च करके बताओ। पहले सोचो, नहीं आए तो सर्च करो और फिर मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। चलो, व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? अब हमें समर में क्यों कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए? ड्यूरिंग समर वी पर्सपायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। समर में हमें बहुत ज्यादा पसीना होता है, पर्सपायर मतलब स्वेटिंग होता है, ठीक है। और वो पसीना क्यों होता है? ताकि हमारा बॉडी ठंडा रहे। वी नो दैट during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or the body surface and change into
evaporation में क्या होता है वही बताया है. The heat energy equal to latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. अभी heat energy absorb होता है और उड़ जाता है और बॉडी कूल रहता है. Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. अब जब कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं वो पानी को बहुत इजीली अब्सॉर्ब कर सकता है, वो स्वेट को बहुत इजीली अब्सॉर्ब कर सकता है और स्वेट में से जितनी भी गर्मी है वो बाहर निकाल फेंकता है और हमारा बॉडी ठंडा रहता है. समझ में आया? कॉटन बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर सकता है स्वेट को और हीट एनर्जी मतलब वो अब्सॉर्ब कर रहा है और बॉडी को ठंडक पहुंचा रहा है. समझ में? स्वेट में हीट ही तो होता है ना, गरम गरम लगता है ना, गर्मी बाहर निकलती है. Why do we see water droplets on the surface of the glass containing ice cold water? ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट से बताया, वही समझा दिया था, फिर से मैं नहीं समझाऊंगी. आपको देखना है मेरा पिछला वाला वीडियो, वो वाला एक्सपेरिमेंट समझना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको समझ आया नहीं आया. अब इन टेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करते हैं. Why does a desert cooler cool better on a hot dry day? अब डेजर्ट कूलर होता है वो हॉट ड्राई डे पे क्यों ज्यादा कूल करता है? क्योंकि इफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस, अगर एयर में वाटर वेपर कम होता है, इवापोरेशन ज्यादा होता है. ओके, एयर, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि एयर में जब वाटर वेपर, बहुत बाल आ रहे हैं, एयर में जब वाटर वेपर ज्यादा होता है तो इवापोरेशन हो नहीं पाता, तो वाटर वेपर जब कम होता है इवापोरेशन ज्यादा होता है. ऑन अ हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज लेस. हॉट डे पे वाटर वेपर एयर में होता नहीं है तो वाटर प्रेजेंट इनसाइड द डेजर्ट कूलर इवापोरेट्स मोर. तो डेजर्ट कूलर जो होता है उसके अंदर जो पानी होता है वो जल्दी जल्दी इवापोरेट हो सकता है क्योंकि हॉट ड्राई डे है, वाटर वेपर है नहीं, तो जितना जल्दी इवापोरेट होगा उतना अच्छा कूलिंग करेगा. समझ में आया? तो क्या बताया है? वही वाला जो हमने पढ़ा था कि एयर में जब वाटर वेपर कम होता है तो इवापोरेशन ज्यादा होता है. तो हॉट ड्राई डे क्यों? क्योंकि वाटर वेपर कम है तो इवापोरेशन जल्दी होगा, जितना जल्दी इवापोरेशन होगा उतना जल्दी कूलिंग होगा. हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर? मटके में हम पानी रखते हैं समर में, बड़ा ठंडा ठंडा लगता है. मुझे तो फ्रिज का पानी मैं पी ही नहीं सकती, मुझे तो मटके का पानी ही पसंद आता है और वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. फ्रिज का पानी अच्छा है नहीं, तो वो कैसे होता है ठंडा? चलो एक एक लाइन समझते हैं. अर्दन पॉट्स आर मेड ऑफ क्ले विच इज पोरस. अर्दन पॉट क्ले का बनता है और वो क्ले पोरस होता है, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर. टाइनी पोर्स इन क्ले अलाउ वाटर टू स्लोली सीप थ्रू द वॉल्स ऑफ द पॉट. अब ये पॉट में जो टाइनी होल्स होते हैं ना वो पानी को सीप करने देते हैं, मतलब बाहर निकलने देते हैं. होल्स की वजह से पानी बाहर निकल सकता है. एज द वाटर सीप्स थ्रू द वॉल्स ऑफ द पॉट इट रीचेस द आउटर सरफेस. पानी मटके के बाहर के पोर्शन में पहुंच जाता है, ठीक है, अंदर से पानी बाहर पहुंच जाता है. द वाटर ऑन द आउटर सरफेस अब्सॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एंड द पॉट इटसेल्फ. अब बाहर निकला पानी, तो पानी का नेचर क्या है? अब तक हमने क्या पढ़ा था? वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा, है कि नहीं? वो हीट को ऑब्जर्व करना मतलब पॉट भी हीट को ऑब्जर्व कर रहा है. दिस हीट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड वाटर इनटू वेपर. अब हीट ऑब्जर्व करके वाटर क्या ही करेगा? वेपर में ही तो बनेगा, ठीक है. अ प्रोसेस कॉल्ड इवापोरेशन. यहाँ पे भी इवापोरेशन हो रहा है, मतलब क्ले जो मटेरियल है उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं. अब मटके के अंदर तुम पानी भरो तो वो पानी धीरे धीरे बाहर निकलेगा. मटका देखना धीरे बाहर से कभी कभी गीला भी दिखता है, कभी कभी, तो धीरे धीरे वो पानी बाहर निकलेगा. बाहर निकल के वो पानी बाहर के हीट की वजह से इवापोरेशन होता रहेगा. तो जितना जल्दी इवापोरेशन होगा उतना जल्दी कूलिंग होगा. फिर से ये पानी इवापोरेट होगा, वापस से पानी बाहर निकलेगा, इवापोरेट होगा, कूलिंग होगा, वापस से पानी बाहर निकलेगा, इवापोरेशन होगा, कूलिंग होगा. तो इस तरीके से ये ठंडा रखता है पानी को, क्योंकि पानी कंटिन्यूअस बाहर निकलते रहता है पोर्स के थ्रू और कंटिन्यूअस कूलिंग होता रहता है, इसलिए मटके का पानी ठंडा रहता है. ड्यूरिंग इवापोरेशन वाटर मॉलिक्यूल्स टेक अवे हीट फ्रॉम द पॉट एंड रिमेनिंग वाटर इनसाइड. इवापोरेशन से अंदर से पानी हीट सब निकल जाता है. As the heat is removed, the pot and the water inside, the temperature of the water inside the pot drops, making it cooler.
हीट बाहर निकल जाता है तो टेम्परेचर तो ठंडा हो जाता है। As long as there is water inside the pot, the surrounding air is warm. This process continues, keeping the water cold. ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, जब तक पानी है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। इजी। चलो नेक्स्ट। Why does our palm feel cold when it put acetone or petrol or perfume on it? When we put acetone, petrol, perfume on our perfume भी डाल के देखो वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेशन से क्या होता है, लिक्विड ऑब्जॉर्ब हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। मतलब क्या, वो जो लिक्विड है वो मैंने समझा था आजू बाजू का हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा है, पाम का हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तुम्हारे पाम ये भी गर्म होता है, हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा है और आपको ठंडक ये इफेक्ट दे रहा है। व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रादर देन ए कप? कप और वो सॉसर, वो प्लेट, उसको सॉसर बोला जाता है। तो कप में से क्यों हम जल्दी जल्दी पी नहीं सकते, सॉसर से जल्दी पी सकते हैं? क्योंकि सॉसर में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो जल्दी जल्दी वो ठंडा भी हो सकता है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर? वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स, क्योंकि कॉटन हमारे पसीने को, पर्सपिरेशन जो होता है, स्वेटिंग जो होता है, उसको ऑब्जॉर्ब कर सकता है, ऑब्जॉर्ब करता है, मतलब हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, इवापोरेट कर रहा है, हमें कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। बस खत्म। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब आपका काम शुरू होता है। चैप्टर यहाँ से समझ ना आए तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट करो, उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ो तो आपको बहुत इजीली समझ आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना हेल्थ का ध्यान रखना, मेडिटेशन करना, ठीक है, बहुत जरूरी है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। ठीक है, आप अगर मेडिटेशन शुरू कर देते हो आज से तो आपको बहुत ज्यादा अपने पढ़ाई में फर्क दिखेगा, आपको फोकस करने में मदद करेगा। ज्यादा नहीं, डेली 5 मिनट करो और कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, करना तो आप बहुत जल्दी चीजों को याद रख सकते हो, बहुत इफेक्ट दिखेगा। बॉडी को चलाने के लिए जैसे खाने की जरूरत है, ब्रेन को भी चलाने के लिए खाने की जरूरत है, बट मेडिटेशन एक बहुत बड़ा फ्यूल है ब्रेन के लिए, फोकस के लिए, ज्यादा जल्दी चीजें अब्सॉर्ब करने के लिए, खराब चीजों को दूर रखने के लिए। ठीक है, बहुत जरूरी है, तो करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय।